करेज द कावर्डली डॉग एक ऑन टाइम कार्टून नेटवर्क का क्लासिक हॉरर शो है। इस शो के कुल 4 सीजन हैं, जिनमें लगभग 52 एपिसोड्स आते हैं। इतना ही नहीं, इसका एक क्रॉसओवर मूवी भी है, वो भी आइकॉनिक स्कूबी डू के साथ। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि करेज ने हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना ली है, दिल में भी और सपनों के डर में भी। कार्टून नेटवर्क वैसे तो अपने ज्यादातर शोज में डार्क थीम्स के लिए जाना जाता है, लेकिन करेज द कावर्डली डॉग तो सीधे सीधे सबसे ज्यादा डरावना शो बनकर सामने आता है। हालांकि इस कार्टून में ह्यूमर भी है, फिर भी ये कार्टून नेटवर्क का इकलौता ऐसा शो है जिसे असली मायनों में हॉरर सीरीज कहा जा सकता है। हम इस प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं ताकि आपके सामने पेश कर सकें करेज द कावर्डली डॉग स्टारिंग करेज। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। करेज द कावर्डली डॉग की कहानी सेट है एक ऐसी जगह पर जिसे कहा जाता है बीच ऑफ नोवेयर, यानी एकदम सुनसान इलाका। ये जगह एक फिक्शनल टाउन में दिखाई जाती है जो कैंसस में मौजूद है, और एक इंसान के तौर पर जो नेब्रास्का में बड़ा हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस जगह का नाम बिल्कुल सही रखा गया है। करेज, जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग जाता है, असल में बहुत ज्यादा डरपोक है। वो एक गोद लिया हुआ पप्पी है जो अपने मालिकों म्यूरियल और यूस्टस के साथ रहता है। भले ही करेज खुद बहुत डरता हो, लेकिन पूरी सीरीज इसी बात पर आधारित है कि वो कैसे भूतों, राक्षसों और खतरनाक अजीबोगरीब क्रीचर्स से लड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अपने इस गोद लिए हुए परिवार की रक्षा करने के लिए। म्यूरियल इस घर की माँ जैसी किरदार होती है और ज्यादातर एपिसोड्स में वो डैमजल इन डिस्ट्रेस यानी मुसीबत में फंसी हुई दिखाई देती है। वो खाना बनाती है, घर संभालती है और हर तरह से घर का ख्याल रखती है। और म्यूरियल अक्सर करेज को यूस्टेस से भी बचाती है, क्योंकि यूस्टेस बार बार करेज को नीचा दिखाता है और जानबूझकर उसे डराने की कोशिश करता रहता है। यूस्टेस की बात करें तो वो एक चिड़चिड़ा बुजुर्ग इंसान है जो फार्म चलाता है और ज्यादातर समय करेज से नफरत करता है। सच कहूँ तो उसकी एनिमेशन भी काफी डरावनी लगती है। जरा उन खाली खाली बेजान आंखों को तो देखो। म्यूरियल इससे बेहतर डिजर्व करती थी, बस इतना ही कहूंगा। अब बात करते हैं इस फैमिली के आखिरी लेकिन बेहद अहम सदस्य की, कंप्यूटर की। जब भी करेज किसी मुसीबत में फंसता है तो वो घर के डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरफ जाता है ताकि उस एपिसोड के विलन से निपटने की जानकारी मिल सके। कंप्यूटर पूरी तरह लॉयल है, उसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है और वो कभी कभी करेज से बात भी करता है। और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज में एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। हॉफ जॉनी, 3 एप्पल, एम्पल एप्पल, डेवी हैज 2 एप्पल। अब ये सब सुनकर बोले चुप रहो और खा लो। ये बातें जरूरी हैं? शायद नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप सब जानने के लिए मर रहे थे। अब असली बात पर आते हैं। करेज द कावर्डली डॉग बच्चों के लिए होने के बावजूद बेहद डरावना और क्रिपी शो माना जाता है। इसके टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, फिर भी इसमें दिखाए गए कई एलिमेंट्स आज भी लोगों को डराते हैं। इस शो में दिखने वाले सबसे आम और खतरनाक डरावने कैरेक्टर्स में से एक है कैट्स। कैट्स को शो का सबसे अहम विलेन, करेज का आर्च नेमेसिस और पूरी सीरीज का मेन एंटेगनिस्ट माना जाता है। वो देखने में एक लाल रंग की पतली सी बिल्ली जैसा लगता है। हाँ, बिल्ली ही है, जिसकी पीली चमकती आंखें होती हैं और पूरे शरीर पर पर्पल हाइलाइट्स दिखाई देती हैं। कैट्स को अक्सर ऐसे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है जो उस दिन की उसकी खतरनाक स्कीम से मैच करते हों। एक और कॉमन विलेन है द क्वैक, एक खतरनाक और चालाक बतख जिसका काम ही होता है लोगों से पैसे या कीमती चीजें चुराना। वो एक कॉन आर्टिस्ट है और जरूरत पड़े तो कानून को भी अपने हाथ गंदे करने से नहीं डरता। अब बात करते हैं आखिरी लेकिन बेहद डरावने विलेन की, फ्रेड। फ्रेड कोई बार बार आने वाला कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी काफी गहरी और डिस्टर्बिंग है। फ्रेड को लोगों के बाल काटने की खतरनाक लत है। वो एक नॉर्मल इंसान है, फिर भी मेरी नजर में वो पूरे शो के सबसे क्रिपी विलेन में से एक है। उसे बालों से इतनी ज्यादा ऑब्सेशन है कि उसे फ्रीकी बार्बर्स इंस्टीट्यूशन में रखा गया है। और भाई, करेज तो एक कुत्ता है, तो आप खुद ही समझ सकते हो शो में आगे चलकर एक अनचाहा हेयर कट जरूर होने वाला है। अब आते हैं पहले एपिसोड पर। एक भयंकर तूफान में फंसने के बाद करेज, म्यूरियल और यूसेटिस रुकते हैं कार्ट्स के मोटेल में। मोटेल के अंदर जाते ही उनकी मुलाकात होती है कार्ट्स से, जो जैसे ही करेज की मौजूदगी को महसूस करता है फैमिली पर चिल्लाने लगता है और उन्हें नो डॉग्स अलाउडेड का बोर्ड दिखाता है। ईस्टेस, जिसे करेज वैसे भी पसंद नहीं है, खुशी खुशी करेज को बाहर ले जाता है और उसे एक खंभे से बांध देता है। हंसी, मैंने क्या किया था। वहीं दूसरी तरफ म्यूरियल करेज को एक कंबल में लपेट देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि ये सब सिर्फ एक रात के लिए है। थोड़ी ही देर बाद जब सब अपने अपने हिस्से में सेटल हो जाते हैं, तभी एक अजीब सा बॉक्स खुलता है और उसके अंदर से निकलती है एक भयानक डरावनी मकड़ी जो करेज पर हमला कर देती है। उसी समय एक और मकड़ी म्यूरियल के बाथटब में छोड़ दी जाती है। करेज किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और करेज तुरंत म्यूरियल की मदद के लिए भागता है, लेकिन म्यूरियल उसे कहती है कि पहले जाकर यूस्टेस को जगाकर मदद बुलाओ। करेज उसे जगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। यूस्टेस जैसे पत्थर की नींद सो रहा हो। करेज द कावर्डली डॉग एक ऑन टाइम कार्टून नेटवर्क का क्लासिक हॉरर शो है। इस शो के कुल 4 सीजन हैं, जिनमें लगभग 52 एपिसोड्स आते हैं। इतना ही नहीं, इसका एक क्रॉसओवर मूवी भी है, वो भी आइकॉनिक स्कूबी डू के साथ। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि करेज ने हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना ली है, दिल में भी और सपनों के डर में भी। कार्टून नेटवर्क वैसे तो अपने ज्यादातर शोज में डार्क थीम्स के लिए जाना जाता है, लेकिन करेज द कावर्डली डॉग तो सीधे सीधे सबसे ज्यादा डरावना शो बनकर सामने आता है। हालांकि इस कार्टून में ह्यूमर भी है, फिर भी ये कार्टून नेटवर्क का
इकलौता ऐसा शो है जिसे असली मायनों में हॉरर सीरीज कहा जा सकता है। हम इस प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं ताकि आपके सामने पेश कर सकें करेज द कावर्डली डॉग स्टारिंग करेज। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। कॉरेज द कावर्डली डॉग की कहानी सेट है एक ऐसी जगह पर जिसे कहा जाता है बीच ऑफ नोवेयर, यानी एकदम सुनसान इलाका। ये जगह एक फिक्शनल टाउन में दिखाई जाती है जो कैंसस में मौजूद है, और एक इंसान के तौर पर जो नेब्रास्का में बड़ा हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस जगह का नाम बिल्कुल सही रखा गया है। कॉरेज, जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग जाता है, असल में बहुत ज्यादा डरपोक है। वो एक गोद लिया हुआ पप्पी है जो अपने मालिकों म्यूरियल और यूस्टिस के साथ रहता है। भले ही कॉरेज खुद बहुत डरता हो, लेकिन पूरी सीरीज इसी बात पर आधारित है कि वो कैसे भूतों, राक्षसों और खतरनाक अजीबोगरीब क्रीचर्स से लड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अपने इस गोद लिए हुए परिवार की रक्षा करने के लिए। म्यूरियल इस घर की माँ जैसी किरदार होती है और ज्यादातर एपिसोड्स में वो डैमजल इन डिस्ट्रेस यानी मुसीबत में फंसी हुई दिखाई देती है। वो खाना बनाती है, घर संभालती है और हर तरह से घर का ख्याल रखती है। और म्यूरियल अक्सर करेज को यूस्टिस से भी बचाती है, क्योंकि यूस्टिस बार बार करेज को नीचा दिखाता है और जानबूझकर उसे डराने की कोशिश करता रहता है। यूस्टिस की बात करें तो वो एक चिड़चिड़ा बुजुर्ग इंसान है जो फार्म चलाता है और ज्यादातर समय कॉरेज से नफरत करता है। सच कहूँ तो उसकी एनिमेशन भी काफी डरावनी लगती है। जरा उन खाली खाली बेजान आंखों को तो देखो। म्यूरियल इससे बेहतर डिजर्व करती थी, बस इतना ही कहूंगा। अब बात करते हैं इस फैमिली के आखिरी लेकिन बेहद अहम सदस्य की, कंप्यूटर की। जब भी कॉरेज किसी मुसीबत में फंसता है तो वो घर के डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरफ जाता है ताकि उस एपिसोड के विलन से निपटने की जानकारी मिल सके। कंप्यूटर पूरी तरह लॉयल है, उसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है और वो कभी कभी कॉरेज से बात भी करता है। और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज में एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। हॉफ जॉनी, 3 एप्पल, एम्पल एप्पल, डेवी हज 2 एप्पल। अब ये सब सुनकर बोले, चुप रहो और खा लो। ये बातें जरूरी हैं? शायद नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप सब जानने के लिए मर रहे थे। अब असली बात पर आते हैं। कॉरेज द कावर्डली डॉग बच्चों के लिए होने के बावजूद बेहद डरावना और क्रिपी शो माना जाता है। इसके टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, फिर भी इसमें दिखाए गए कई एलिमेंट्स आज भी लोगों को डराते हैं। इस शो में दिखने वाले सबसे आम और खतरनाक डरावने कैरेक्टर्स में से एक है कैट्स। कैट्स को शो का सबसे अहम विलेन, करेज का आर्च नेमेसिस और पूरी सीरीज का मेन एंटेगनिस्ट माना जाता है। वो देखने में एक लाल रंग की पतली सी बिल्ली जैसा लगता है। हाँ, बिल्ली ही है, जिसकी पीली चमकती आंखें होती हैं और पूरे शरीर पर पर्पल हाइलाइट्स दिखाई देती हैं। कैट्स को अक्सर ऐसे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है जो उस दिन की उसकी खतरनाक स्कीम से मैच करते हो। एक और कॉमन विलेन है द क्वैक, एक खतरनाक और चालाक बतख जिसका काम ही होता है लोगों से पैसे या कीमती चीजें चुराना। वो एक कॉन आर्टिस्ट है और जरूरत पड़े तो कानून को भी अपने हाथ गंदे करने से नहीं डरता। अब बात करते हैं आखिरी लेकिन बेहद डरावने विलेन की, फ्रेड। फ्रेड कोई बार बार आने वाला कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी काफी गहरी और डिस्टर्बिंग है। फ्रेड को लोगों के बाल काटने की खतरनाक लत है। वो एक नॉर्मल इंसान है, फिर भी मेरी नजर में वो पूरे शो के सबसे क्रिपी विलेन में से एक है। उसे बालों से इतनी ज्यादा ऑब्सेशन है कि उसे फ्रीकी बार्बर्स इंस्टीट्यूशन में रखा गया है। और भाई, करेज तो एक कुत्ता है, तो आप खुद ही समझ सकते हो शो में आगे चलकर एक अनचाहा हेयर कट जरूर होने वाला है। अब आते हैं पहले एपिसोड पर। एक भयंकर तूफान में फंसने के बाद कॉरेज, म्यूरियल और यूसेटिस रुकते हैं कार्ट्स के मोटेल में। मोटेल के अंदर जाते ही उनकी मुलाकात होती है कार्ट्स से, जो जैसे ही कॉरेज की मौजूदगी को महसूस करता है फैमिली पर चिल्लाने लगता है और उन्हें नो डॉग्स अलाउडेड का बोर्ड दिखाता है। ईस्टेस, जिसे कॉरेज वैसे भी पसंद नहीं है, खुशी खुशी कॉरेज को बाहर ले जाता है और उसे एक खंभे से बांध देता है। हंसी, मैंने क्या किया था। वहीं दूसरी तरफ म्यूरियल करेज को एक कंबल में लपेट देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि ये सब सिर्फ एक रात के लिए है। थोड़ी ही देर बाद जब सब अपने अपने हिस्से में सेटल हो जाते हैं, तभी एक अजीब सा बॉक्स खुलता है और उसके अंदर से निकलती है एक भयानक डरावनी मकड़ी जो कॉरेज पर हमला कर देती है। उसी समय एक और मकड़ी म्यूरियल के बाथटब में छोड़ दी जाती है। कॉरेज किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और कॉरेज तुरंत म्यूरियल की मदद के लिए भागता है, लेकिन म्यूरियल उसे कहती है कि पहले जाकर यूस्टेस को जगाकर मदद बुलाओ। कॉरेज उसे जगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। यूस्टेस जैसे पत्थर की नींद सो रहा हो। पार्ट 1000 यूस्टेस के घटिया इंसान होने का, और अभी तक तो तीसरा एपिसोड भी पूरा नहीं हुआ है। अब करेज बाथरूम में फ्रेड के साथ लॉक हो चुका होता है। फ्रेड बड़े प्यार से अपनी हेयर कटिंग ओरिजिन सुनाना शुरू करता है और साथ साथ धीरे धीरे कॉरेज के बाल काटता रहता है। तालियां, म्यूजिक एयर प्योर नाइटमेयर वाइब्स। किसी तरह कॉरेज फ्रेड की कलाई पर लिखा हुआ वो नंबर देख लेता है, लेकिन फ्रेड तुरंत उसे छुपा लेता है और पैन केक कॉरेज के मुंह में ठूंस देता है ताकि वो फोन पर कुछ बोल ही न पाए। फ्रेड जैसे ही कॉरेज के बाल काटकर खुशी खुशी डांस करने लगता है, कॉज पर दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है और मदद मांगता है। कुछ ही देर में हेयर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और फ्रेड को एक बार फिर इंस्टीट्यूशन में बंद कर देती है। कॉज भले ही पूरी तरह गंजा हो चुका होता है, लेकिन कम से कम अब वो फ्रीकी फ्रेड की डरावनी दुनिया से आजाद होता है। मैं इस एपिसोड को इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि बचपन में इसने मुझे सबसे ज्यादा डराया था। मुझे नहीं पता कि वजह वो क्रीपी एनिमेशन स्टाइल थी या फिर किंग रेमसीज द फेरो की भूतिया आवाज, लेकिन इतना तय है ये एपिसोड प्योर नाइटमेयर फ्यूल था। मैं इस एपिसोड में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली ये कहानी थी कि कैसे यूस्टिस के हाथ
एक बेहद कीमती पत्थर लग जाता है जो एक बहुत ही अहम आर्टिफैक्ट होता है और उसी से एक खतरनाक आत्मा जुड़ी हुई होती है और तभी वो आत्मा उनके घर पहुंच जाती है पत्थर को वापस मांगते हुए। संगीत वो उन्हें श्राप देने की धमकी देता है अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और जाहिर सी बात है यूस्टेस नहीं मानता। लेकिन जरा उस चीज को देखो, मतलब सच में देखो उसे, इतना डरावना डिजाइन, खाली आंखें और वो आवाज। भाई ये क्रीपी नहीं है तो फिर क्रीपी क्या होता है? इसके बाद आता है करेज का सबसे बदनाम आर्च नेमेसिस कैट्स। इस एपिसोड की शुरुआत होती है म्यूरियल के साथ जो करेज और यूस्टेस को जबरदस्ती खेतों से खींचकर एक क्रूज पर ले आती है। क्रूज में करेज को समुद्र की बीमारी हो जाती है और वो गलती से इंजन में उल्टी कर देता है। नतीजा जहाज क्रैश और वो तीनों पहुंच जाते हैं एक डिजर्टेड आइलैंड पर। अब हम कहाँ आ गए? मेरी कुर्सी कहाँ है? आइलैंड पर उतरते ही उनका स्वागत करता है कैट्स जो खुद को एक 5 स्टार रिजॉर्ट का मालिक बताकर डिस्गाइज किए रहता है। म्यूरियल और यूस्टेस खुशी खुशी उस रिसोर्ट को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कॉरेज को पूरी चीज पर शक हो जाता है। इतनी भयानक जर्नी के बाद आप जरूर थक गए होंगे। मेरी कुर्सी कहाँ है? स्पा की तरफ जाते हुए कैट्स उन्हें यही बोलता रहता है लेकिन तभी कॉरेज एक डरावनी चीज देख लेता है। उनके क्रैश हुए जहाज का कप्तान अब एक सोडा मशीन बन चुका होता है। वो कॉरियज को चेतावनी देता है इस आइलैंड से भाग जा। कॉरियज अपने मालिकों को सब बताने की कोशिश करता है लेकिन हमेशा की तरह कोई उसकी बात नहीं समझता। जैसे ही वो स्पा के अंदर जाते हैं वहाँ भी वही पुरानी कहानी, नो डॉग्स अलाउड। करेज को फिर से बांध दिया जाता है। हाँ भाई, डेजा वू हो रहा है। कुछ ही देर बाद करेज स्पा के अंदर से लोगों की चीखें सुनता है और फिर वो देखता है कि लोगों को एक एक करके स्पा से बाहर लाया जा रहा है। कुछ भी नॉर्मल नहीं था, सब कुछ बहुत ज्यादा गलत और डरावना लग रहा था। लोगों को मशीन्स में बदला जा रहा था। यूस्टेस बन चुका था एक रेकिंग बॉल और म्यूरियल को बना दिया गया था एक वॉशिंग मशीन। कैट्स उन दोनों को एक कॉलिसियम में ले जाता है जहाँ वो दोनों गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ करेज वापस स्पा में जाता है और खुद को एक हेलीकॉप्टर में बदल लेता है ताकि म्यूरियल को बचा सके। फाइंडर्स कीपर्स। लेकिन तभी यूस्टेस को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पूरे आइलैंड को ही तबाह कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद कैट्स एक बार फिर लौटता है लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग होता है। इस बार कैट्स को वाकई इनकी जरूरत थी क्योंकि वो नोवेयर स्वीट स्टफ कॉन्टेस्ट जीत ही नहीं पा रहा था। एपिसोड की शुरुआत होती है कैट्स के जैम मॉन्स्टर से जो म्यूरियल को किडनैप कर लेता है ताकि उससे उसकी फेमस कैंडी एप्पल रेसिपी उगलवा सके। कैट्स म्यूरियल को जान से मारने की धमकी देता है, रेसिपी बता दो वरना यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन म्यूरियल टस से मस नहीं होती। उधर यूस्टेस घर आता है और देखता है कि म्यूरियल गायब है। वो तुरंत जेम मॉन्स्टर के छोड़े हुए जेम के निशानों का पीछा करने लगता है। करेज अपने बबल गम वाले बंधन चबाकर तोड़ देता है और एक इतना बड़ा बुलबुला बनाता है कि सीधा कैट्स तक पहुंच जाता है। वो कैट्स के ऊपर लैंड करता है और उसे म्यूरियल को मारने से रोक लेता है। तीनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं और हमेशा की तरह कैट्स एक बार फिर करेज को मारने से पहले उसे एक गेम का चैलेंज देता है। इस बार गेम होता है स्टीयरिंग कॉन्टेस्ट। करेज पूरी कोशिश करता है लेकिन तभी यूस्टेस अचानक आ जाता है और जोर से हंगामा कर देता है। उस शोर की वजह से करेज का ध्यान टूट जाता है और क्योंकि करेज कंपटीशन हार जाता है कैट्स उसे अपने गम ड्रॉप मेकिंग मशीन में फेंक देता है। कैट्स अब पूरी तरह कैंडी में बदलने ही वाला होता है। उसी दौरान यूस्टेस किसी तरह म्यूरियल को उसके ट्रैप से नीचे उतार देता है और पहली बार खुद कैट्स से भिड़ जाता है। और सच में ओके यूस्टेस वी सी यू। लेकिन कैट्स इतना आसान नहीं था। तभी करेज रोल करता हुआ आता है और पूरे जोर से कैट्स को सीधा टैफी मशीन में धकेल देता है। यहीं पर यूस्टेस की जान बच जाती है और कैट्स खुद चिपचिपी टैफी में बदल जाता है। यहीं पर यूस्टेस की जान बच जाती है और कैट्स खुद चिपचिपी टैफी में बदल जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद म्यूरियल आखिरकार अपनी सीक्रेट रेसिपी बता देती है और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है विनेगर। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि कैट्स को फिर से सिर्फ सेकंड प्लेस ही मिलता है जबकि करेज और म्यूरियल पहले नंबर पर जीत जाते हैं। लक्वैक इज बैक और हाँ, उसने कहा था न आई विल बी बैक और वो सच में लौट आया। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लिक्वैक से जो इस बार बैगे फैमिली को हिप्नोटाइज करना चाहता है। वो उनके घर आता है और कहता है कि वो उनका टीवी ठीक करने आया है। बैगेस बताते हैं टीवी तो ठीक है, तो लिक्वैक सीधे छत पर चढ़ता है, एंटेना तोड़ देता है और इंतजार करता है कि वो खुद उसे दोबारा बुलाए। थोड़ी देर बाद वो फिर आता है, एंटेना ठीक करता है और चला जाता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। कुछ ही समय बाद टीवी खुद यूस्टेस को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसे आदेश देता है करेज को खत्म कर दो। जब करेज निपटा दिया जाता है तो लिक्वैक उसी हिप्नोटाइज्ड टीवी के जरिए यूस्टेस और म्यूरियल दोनों को नया आदेश देता है, जैकपॉट लॉटरी से सारे पैसे चुरा लाओ। यूस्टेस और म्यूरियल गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं पैसे लेने। वहाँ एक क्लाउन गार्ड होता है जिसे म्यूरियल बातों में उलझा लेती है और यूस्टेस चुपके से अंदर घुस जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि करेज अभी भी जिंदा है। डरते हुए लेकिन चालाकी से करेज भी उनके पीछे पीछे अंदर घुस जाता है और अपनी ही सेफ्टी के लिए वो गाड़ी से बाहर एक मनी ट्रेल छोड़ने लगता है ताकि आगे चलकर सच्चाई सामने लाई जा सके। करेज ने जो मनी ट्रेल्स छोड़ा था उसकी वजह से पुलिस को साफ साफ दिखने लगता है कि चोरी का लॉटरी पैसा किधर जा रहा है। आखिरकार पुलिस लिक्वैक तक पहुंच जाती है और उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। लेकिन जैसा कि हर बार होता है लिक्वैक एक बार फिर हिरासत से भाग निकलता है। जाते जाते वो धमकी देता है कि दिस इज नॉट द लास्ट टाइम यूल सी मी। और सच कहें तो हमें पहले से पता था वो दोबारा लौटेगा। द कंप्यूटर टेक्स ओवर। अब हम पहुंचते हैं
उस किरदार तक जो हमेशा पीछे रहता था। लेकिन इस बार पूरी कहानी पलट देता है। फैमिली कंप्यूटर एपिसोड की शुरुआत होती है कॉरियज से, जो अपने छोटे से डायरी में अपने डर और यादें लिख रहा होता है। ये डायरी सीधे कंप्यूटर में सेव होती है। कंप्यूटर कॉरियज की सारी मेमोरीज पढ़ लेता है और बड़ी बेरहमी से कहता है, यू आर नॉट कॉरियज एट ऑल। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुमसे बेहतर होता। उसी रात एक जबरदस्त थंडरस्टॉर्म आता है। बिजली इतनी तेज होती है कि घर की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज ओवरलोड हो जाती है और तभी कंप्यूटर के साथ कुछ गलत हो जाता है। वो जिंदा हो जाता है, उसका एक बॉडी बन जाता है, वो चलने फिरने लगता है और अब वो सिर्फ मशीन नहीं रहा। कंप्यूटर खुद को डाउनलोड कर लेता है सोए हुए यूस्टेस के शरीर में और उसे पोजेस कर लेता है। लेकिन जल्दी ही कंप्यूटर को एहसास होता है कि यूस्टेस का शरीर उसके लिए काफी नहीं है। उसके शब्दों में उसे चाहिए मोर मीट। और फिर उसकी नजर जाती है म्यूरियल पर। कंप्यूटर यूस्टेस को छोड़ देता है और म्यूरियल के शरीर को एक तरह के सुपर सूट की तरह यूज करने लगता है। अब म्यूरियल के शरीर में कंप्यूटर बैठा है और वो तय करता है कि वो पूरी दुनिया घूमेगा और वो काम करेगा जो उसके हिसाब से करेजियस एक्ट्स हैं। लेकिन ये एक्ट्स धीरे धीरे म्यूरियल की जान के लिए खतरा बन जाते हैं। अब कॉरियज के सामने सबसे मुश्किल लड़ाई है। उसे म्यूरियल को बचाना है, कंप्यूटर को रोकना है और ये सब करते हुए खुद के डर से भी लड़ना है, क्योंकि अगर कंप्यूटर इसी तरह म्यूरियल के शरीर को यूज करता रहा तो वो जिंदा नहीं बचेगी। कंप्यूटर अपने कॉरियस मिशन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक चढ़ जाता है और यहाँ तक कि सीवर के अंदर भी उतर जाता है। विडंबना ये है कि कंप्यूटर जो बड़े बड़े स्टंट कर रहा था उनसे कहीं ज्यादा करेज खुद था, क्योंकि हर बार करेज अपना शरीर दांव पर लगाकर उस इंसान को बचा रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। आखिरकार कंप्यूटर अपने ही एक मिशन में फंस जाता है। अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो मरने वाला होता है और पहली बार कंप्यूटर करेज से मदद मांगता है। करेज बिना सोचे उसकी मदद करता है। हालांकि इस प्रोसेस में वो खुद जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक झेलता है। कंप्यूटर करेज को उठाकर घर वापस ले आता है और खुद को अपने ओरिजिनल मशीन फॉर्म में रिस्टोर कर लेता है। जाते जाते वो कहता है, ह्यूमन बनना एक्चुअली काफी बोरिंग है। इतने सारे एडवेंचर्स के बाद भी कंप्यूटर को एहसास होता है कि करेज की तरह डर के बावजूद किसी के लिए खड़ा होना उसके बस की बात नहीं। म्यूरियल होश में आती है और कंप्यूटर में सेव की गई सारी एडवेंचर्स पढ़ती है, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती है, ये सब तो कॉरियज की इमेजिनेशन होगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कॉरियज ने उसके लिए क्या क्या सहा है। मदर इन लॉ एपिसोड प्रोडी अगला एपिसोड एक तरह से ऑकवर्ड फैमिली सिचुएशंस पर प्रोडी है, खासतौर पर मदर इन लॉ डायनामिक्स पर। लेकिन म्यूरियल के साथ जो होता है वो ऑकवर्ड से कहीं आगे है। इस एपिसोड में हमें मिलती है ग्रोथ इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी। ये कंपनी अजीब ऑब्सेशन रखती है उन लोगों के साथ जिनका ब्लड टाइप होता है ABXYZ। उनका दावा है कि उनका हेयर ग्रोथ फॉर्मूला इसी रेयर ब्लड टाइप पर सबसे ज्यादा असर करता है और दुर्भाग्य से म्यूरियल इसी रेयर जेनेटिक कैटेगरी में आती है।